नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा अगला नया नया सेशन है, नया लेक्चर है, जिसमें हम मैकेनिक्स के काफ़ी टॉपिक्स को कवर करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने हमारा पुराना टॉपिक्स, पुराने लेक्चर्स, वीडियोस हमारे नहीं देखे हैं, तो वो वीडियोस को देख लें। और ध्यान रखिएगा, मैकेनिक्स सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत ही बेसिक चीज सब्जेक्ट है, जिसमें काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ा जाएगा। इन्हीं चीज़ों से चल के आपका आगे जो फर्दर सोम पढ़ते हैं या मॉस पढ़ते हैं, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो अगर यहाँ पर आप अगर चीज़ों को समझ लेंगे तो आगे चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेशन। तो सबसे पहले टॉपिक हम जो पढ़ेंगे आज, वो पढ़ेंगे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम, या कहते हैं मुक्त पिंड आरेख। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, देखिए समझिए। जैसे मान लीजिए ये हमने एक फिगर बनाया। ठीक है, ये रेक्टेंगल बनाया है हमने, इस पे ये फोर्स लग रहा है हमारा, एफ फोर्स। ठीक है, और ये कहाँ पे रखा है, ये मान लीजिए किसी ग्राउंड पे रखा है, ये ग्राउंड है हमारा। तो हमें क्या करना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है, जब किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो उस बॉडी को सारे सरफेसेस से, जिस जिस सरफेस के कांटेक्ट में है, वो सारे सरफेस से हम लोग क्या करते हैं, उस बॉडी को फ्री कर देते हैं। जैसे अगर इस फिगर की बात की जो हमने बनाया है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को हम लोग अलग कर लेंगे, और इस पे जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर अभी हमने दिखाया था, क्या था, लग रहा था एफ फोर्स। अब क्या था, ये जो बॉडी है, ये बॉडी किस पे रखी थी, ग्राउंड पे रखी थी। तो ग्राउंड पे भी बॉडी पे क्या लग रहा था, ग्राउंड से भी बॉडी पे फोर्स लग रहा था। या ये बॉडी भी जो है वो ग्राउंड पे फोर्स लगा रही थी। तो बॉडी जो ग्राउंड पे फोर्स लगाएगी वो नीचे की ओर लगाएगी। ठीक है, और ये जो इतना भी फोर्स लगे वो इस बॉडी के वेट के बराबर लगेगा। ठीक है, इसका जो भी भार होगा, जो भी वजन होगा, उसके बराबर लगेगा। ठीक है, तो ये जो आपने बनाया, ये पूरा जो फिगर है, ये क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, समझिए यहाँ लिखा है मैंने, किसी पिंड या वस्तु का बनाया गया ऐसा आरेख जिसमें वस्तु पर लगी गई सभी संपर्क सतहों से अलग कर कर बनाया जाता है, और उस पर केवल लगे फोर्सों और रिएक्शन फोर्सों को दिखाया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं, यहाँ मतलब मैंने लिखा है कि सभी संपर्क सतहों से अलग कर देंगे, और उस पे लगे केवल बलों को और प्रतिक्रिया बल। समझ रहे हैं, मतलब एक तो बल लगता है, दूसरा प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल कौन सा होता है, जैसे मैंने अभी बनाया था, ग्राउंड से जो फोर्स लग रहा था वो क्या था, प्रतिक्रिया बल था। और जो फोर्सेस पहले से प्रेजेंट थे, वो हमारे बल थे। देखिए यहाँ पर हम फिगर हमने कई सारे बना रखे, इस पे इससे हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे हम लोग इस फिगर की बात करिए, जो पहला हमने फिगर बना रखा है, इसमें देखिए ये जो बॉल है, ठीक है, ये जो बॉल है, ये क्या है, सरफेस के ऊपर रखी है, और उस बॉल का जो वेट दे रखा है, डब्लू दे रखा है, दे रखा है डब्लू यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, इस बॉल को सरफेस से अलग कर देंगे, जितने भी इसकी संपर्क सतह है इससे अलग कर देंगे। ठीक है, बॉल को हमने ऐसे बना लिया, इसको संपर्क सतह से अलग कर दिया। ठीक है, अब इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो डब्लू वेट इसका, और जो ग्राउंड है, ग्राउंड जो है, ये जो बेस है, ये भी तो फोर्स लगा रहा है बॉल के ऊपर, वो यहाँ से आर रिएक्शन, ये होता है रिएक्शन फोर्स आर, और ये होता है फोर्स। ठीक है, तो ये आर क्या करेगा, डब्लू को बैलेंस करेगा, और बॉडी क्या रहेगी हमारी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है, तो ये जो हमारा फिगर बना, ये क्या है, हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है। ठीक है, सेम केस सेकंड फिगर की बात की जाए, यहाँ पर क्या है, एक जो दीवार है, दीवार से डोरी के थ्रू या किसी तार के थ्रू हमारा क्या है, बॉल हमारा अटैच है। ठीक है, और बॉल का वेट डब्लू हमने दिखा रखा है, देख देख सकते हैं आप ये फिगर में। ठीक है ना, यहाँ पे वॉल है, वॉल से हमारा ये डोरी है, डोरी पे ये हमारा बॉल लगा हुआ, बॉल हमारा वॉल से भी अटैच है। बॉल जो है वो अटैच नहीं, मतलब एक तरह से वॉल पर, दीवार पर रखा हुआ है। ठीक है ना, तो खाली टच किया हुआ है। ठीक, तो इस पे क्या होगा, अब इसकी बॉल की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे कि कौन कौन से फोर्स लगेंगे। देखिए, बॉडी का, बॉल का वेट अभी इस समय, बॉल का वेट डब्लू। ठीक है, और देखिए बॉल क्या है हमारी, दीवार से अटैच है, अटैच मतलब एक तरह से टच है। तो जो बॉल है वो भी फोर्स लगाएगा, वो बॉल फोर्स किधर लगाएगा, राइट डायरेक्शन में, इधर की ओर। देखिए ध्यान रखिएगा, रिएक्शन फोर्स कभी भी बॉल पे इधर नहीं लग रहा है, वो बॉल लगा रही इधर पे। ध्यान रखिएगा, ये जो आर फोर्स है, ये बॉल लगा रहा है फोर्स दीवार पे। दीवार जो फोर्स लगाएगी बॉल पे, वो ये वाली फोर्स होगी, रिएक्शन फोर्स।
ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए इस बॉल पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक हो गया W, एक हो गया R। बॉल पे फोर्स लगा रहे हैं, बॉल, ध्यान रखिएगा फ्री बॉडी डायग्राम पर बॉल पे जो जो फोर्स लगेंगे वो सारे फोर्सेस को मेंशन किया जाएगा। और अब देखिए यहाँ पे जो बॉल है ये डोरी से जुड़ा है, तो इस पे भी टेंशन डेवलप हो रहा होगा। तो बॉल जो डोरी पे टेंशन दे रहा होगा वो मान लेते हैं हम लोग टी, टी दे रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे टी जो होता है टेंशन होता है, ठीक है, टेंशन है। आर क्या है, रिएक्शन फोर्स है, ध्यान रखिएगा। और डब्ल्यू क्या है, वेट है। तो यहाँ पर हमारे तीन फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो तीसरा डायग्राम है ये हमने लैडर का बना रखा है कि मीन्स ये जो दीवार है उस पे इस तरीके से लैडर रखा है। लैडर पे 600 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है। और लैडर के सेंट्रॉइड जी क्या है, यहाँ पे सेंट्रॉइड है, ठीक है ना। सेंट्रॉइड पे वेट हमारा डब्लू लगा हुआ है। ठीक है, फिगर देख सकते हैं आप ये। ठीक, तो इसका भी हमें इस लैडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो लैडर पक्का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए लैडर पर जो जो फोर्सेस लगेंगे, इस सीढ़ी पर जो जो सारे फोर्सेस जो लगेंगे वो सारे फोर्सेस को हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम पर बनाएंगे। देखिए जैसे ये लैडर है हमारा, लैडर के सेंट्रॉइड ये जी है, ठीक है, इस पे फोर्स लगेगा डब्लू नीचे की ओर सीधा लगेगा, सॉरी, ठीक है, ये सीधा फोर्स नीचे की ओर लगेगा डब्लू, ठीक है। और 600 न्यूटन यहाँ से थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे 600 न्यूटन का फोर्स भी हमारा लग रहा है। ठीक है, देखिए एक मिनट हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर ये है, ठीक, तो ये 600 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे भी लग रहा है। ठीक है, ठीक। और कौन से फोर्सेस लगेंगे, और जो लेडर जहाँ जहाँ से सरफेस से अटैच है, देख रहे हैं कि यहाँ पर अटैच है, एक यहाँ पोर्शन पे अटैच है, कि यहाँ पोर्शन पे अटैच है, तो दोनों पोर्शन पे भी रिएक्शन फोर्स लगेंगे। लैडर के ऊपर लगेगा, तो लैडर के ऊपर रिएक्शन फोर्स कौन कौन से लगेंगे। ठीक है, तो लैडर जो फोर्स लगाएगा वो कौन सा होगा, एक होगा लैडर पे जो फोर्स लगेगा, लैडर फोर्स नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा, लैडर पे जो फोर्स लग रहा है, तो लैडर पे फोर्स सरफेस लगेगा एक इधर। ठीक है, क्योंकि जो फोर्स लगेगा नेट फोर्स इधर क्यों लगेगा, ध्यान रखिएगा, लैडर पे नेट फोर्स इधर क्यों लगेगा। हम लोग दो पॉइंट पे इसको दो सरफेस पे कांटेक्ट में ब्रेक कर देंगे इस फोर्स को। एक हमारा इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एक हमारा ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इधर वाला फोर्स को हम मान ले पी, और इधर वाले फोर्स को रिएक्शन फोर्स R1 मान सकते हैं। ठीक है, फिगर में R2 दे रखा है, तो चलिए हम R2 मान ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये फोर्स लगेगा हमारा पी लगेगा, और इधर लगेगा हमारा R2। तो सेम तरीके से यहाँ जो एंड पॉइंट होगा, ये जो एंड पॉइंट होगा लेडर का, यहाँ पर भी फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। इसको भी हम लोग ब्रेक कर लेंगे इस कंपोनेंट में, वाई डायरेक्शन में, और ये एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, इधर जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो पी लगेगा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो हमारा कितना लगेगा, नीचे डायरेक्शन में तो फोर्स ही नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा, नीचे डायरेक्शन में हमारा फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फोर्स। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे या कोई भी सरफेस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो उसको क्या करेंगे, अदर कॉन्टेक्ट सरफेस से अलग कर देंगे। और अलग करने के बाद हम लोग उस पर जो जो फोर्सेस लग रहे हैं, चाहे रिएक्शन फोर्स होते हैं, चाहे टेंशन फोर्स होंगी, चाहे किस तरह की फोर्सेस होंगी, वो सारे फोर्सेस को हम लोग बनाएंगे। तो वही होता है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, समतलीय संगामी बल का परिणामी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं। भाई पहले पता होना चाहिए कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं। कोप्लेनर फोर्स क्या होते हैं, ऐसे फोर्सेस जो किसी प्लेन पे लग रहे हैं। मीन्स जैसे मान लीजिए ये हमारा प्लेन है, ये प्लेन है, इस प्लेन पे जो भी फोर्स लगेगा, ये फोर्स है, ये किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, देखिए हर एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ये जो फोर्सेस होंगे ये कोप्लेनर कोप्लेनर क्यों होंगे, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में तो लग रहे हैं, लेकिन ये केवल एक ही प्लेन पे लग रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये केवल एक ही प्लेन पे लग रहे हैं, इसीलिए ये कोप्लेनर फोर्सेस होंगे। ठीक है, समतलीय बल होंगे हमारे ये। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं कंकरेंट फोर्सेस, संगामी बल। संगामी बल कौन से बल होंगे, जो किसी पॉइंट पे फोर्स लग रहे हो। मीन्स मान लीजिए हमने ये पॉइंट कंसीडर किया, इस पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है, 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 तो कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं।
ठीक है, F1 F2 F3 F4 F5, तो ये कई तरह के हमारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो ये सारे फोर्सेस कैसे होंगे, हमारे कंकरेंट फोर्सेस होंगे, संगामी बल होंगे, हर एक डायरेक्शन में लग रहे हैं। डायरेक्शन से मतलब नहीं हो रहा, लेकिन हर एक पॉइंट पे लग रहे हैं। ठीक है, तो ये फोर्सेस होंगे हमारे कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है, तो अब हम मान के चल रहे हैं कि अब हम क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है हमारा कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस का। तो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ फिगर से समझिए। हमने मान लिया कि कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं इस पॉइंट ओ पर। एक फोर्स P1, दूसरा फोर्स P2, ये फोर्स P3, ये फोर्स Pn मान ले रहे हैं हम लोग, और एक सेंट्रल फोर्स R लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया कि किसी बिंदु O पर कई बल लग रहे हैं जो जो किसी एंगल पे लग रहे हैं। P1 हमारा θ1 एंगल पे लग रहा है, ये P2 θ2 एंगल पे लग रहा है, P3 θ3 एंगल पे लग रहा है। सिमिलरली Pn जो होगा वो θn एंगल पे लगेगा एक्स एक्सिस पे। ध्यान रखिएगा ये सारे एंगल किससे लग रहे हैं, एक्स एक्सिस से लग रहे हैं। ठीक है, जो ओ एस एक्स के साथ θ1 θ2 θ3 θ4 पर एंगल बना रहे हैं। ठीक है, इन सभी बलों का परिणामी बल भी आर होगा, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब किसी भी एंगल पे फोर्स लगता है तो उसको हम लोग दो एंगल में ब्रेक करते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस पे ब्रेक करेंगे, एक होगा वाई एक्सिस पे ब्रेक करेंगे। तो रिजल्टेंट को भी हम लोग, ये एंगल थीटा बना रहा होगा रिजल्टेंट आर। ठीक है, तो इसको भी हम लोग एक्स एक्सिस पे ब्रेक करेंगे और इसको भी हम लोग वाई एक्सिस पे ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो सभी बलों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर वियोजित करने पर अब एक्स एक्सिस पर सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, तो सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ एक्स करके लिखेंगे हम लोग। ठीक है, P1 का हो जाएगा P1 cos θ1, P2 का हो जाएगा P2 cos θ2। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग लिखते जाएंगे सबका। तो लिखेंगे P1 cos θ1, P2 cos θ2, P3 cos θ3 और Pn cos θn तक सबका ऐड कर देंगे। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे निकालेंगे। वाई एक्सिस पर कितना हो जाएगा, P1 sin θ1, P2 sin θ2, P3 sin θ3 और प्लस प्लस करते करते Pn sin θn हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों दोनों एक्सिस पर हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, परिणामी बल निकालेंगे। ठीक है, तो अब परिणामी बल को भी वियोजित करेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और वाई एक्सिस पे कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हम लोग समेशन एक्स भी लिखेंगे या एक्स भी लिख सकते हैं, जो कि होगा आर कॉस थीटा, और समेशन वाई को हम लोग वाई भी लिख सकते हैं, जो होगा आर साइन थीटा। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को हम लोग एक और दो को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जोड़ दिया हम लोगों ने दोनों इक्वेशन को। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या है, आर स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इस बराबर किसके, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, और आर बराबर क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा रिजल्टेंट हो गया, परिणामी बल हो गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, परिणामी बल होता है। ठीक है, यही किसी बल का, अब मान लीजिए ये जो बल आया हमारा, यही क्या हो गया, हमारा परिणामी बल हो गया। ये यहाँ पर जो फिगर में बात किए थे, ये क्या हो गया, हमारा परिणामी बल आर हो गया। ठीक है, अभी परिणामी बल को हम लोग क्या करेंगे, अब इसका दिशा निकालेंगे। भाई ये किस एंगल पे, इस थीटा एंगल को निकालेंगे, थीटा एंगल पे कैसे लग रहा है। ठीक है, आर की दिशा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर कॉस थीटा हमने एक्स निकाला था, आर साइन थीटा वाई था, तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आर साइन थीटा बराबर वाई बराबर इस अपॉन आर कॉस थीटा बराबर एक्स। तो दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, आर से आर कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा वाई बाई एक्स। तो थीटा बराबर हो गया टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। यही होगी परिणामी बल की दिशा। तो कभी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें पूछा है कि आर की रिजल्टेंट की दिशा क्या है, तो हम लोग एंगल के थ्रू बता सकते हैं, थीटा यही। तो ये हो गया हमारा एंगल। तो कभी कभी क्या होता है कि ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अब देखिए इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग। अब इस न्यूमेरिकल की बात की जाए तो देखिए एक हुक पर 3 बल लगे हुए हैं, उनका परिणामी बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि देखिए ये हुक है, इस पे 3 बल लग रहे हैं। एक 80 न्यूटन लग रहा है, एक 70 न्यूटन लग रहा है, एक हमारा 50 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, इसका परिणामी बल। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए जिनमें परिणामी बल निकालना हो
और एंगल पे लग रहे हों, तो सबसे पहली बात होती है कि इनको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस पे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर रिजल्टेंट निकालेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाएगा। तो सबसे पहले 80 न्यूटन को हम लोग ब्रेक करेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा 80 कॉस 25। ध्यान रखिएगा, जिनको ब्रेक करना नहीं आता मैं एक बार फिर से बता दूं कि एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कॉस कंपोनेंट होता है और वाई एक्सिस डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है और ये एंगल थीटा है, ये एफ है, तो ये होगा एफ कॉस थीटा और ये होगा एफ साइन थीटा। ठीक है, और यदि अगर यही फोर्स ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये होगा एफ कॉस थीटा और ये साइड होगी एफ साइन थीटा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 80 जो होगा 80, ये होगा 80 कॉस 25 और इधर होगा 80 साइन 25। ठीक है, सिमिलरली 70 के लिए भी क्या हो जाएगा, 70 का एंगल कितना होगा एक्स एक्सिस से 25 प्लस 25। ध्यान रखिएगा 25 कोई नहीं रखेगा, एक्स एक्सिस से निकालना है। तो 70 का एंगल कितना हो जाएगा 25 प्लस 25, तो 50 डिग्री हो जाएगा। तो 70 का एक्स एक्सिस पे कितना हो जाएगा 70 कॉस 50 डिग्री और वाई एक्सिस पे कितना हो जाएगा 70 साइन 50 डिग्री। ठीक है, ये क्लियर। अब ये 50 न्यूटन जो है, 50 न्यूटन 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब इसका कंपोनेंट किधर ब्रेक होगा, एक एक्स एक्सिस पे ब्रेक होगा, एक हमारा वाई एक्सिस ब्रेक होगा। 50 कॉस 45, 50 कॉस 45, 50 साइन 45। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक होगा। अब एक्स एक्सिस पे सारे फोर्सेस को ऐड कर देंगे। ठीक है, 50 कॉस 45 इधर लग रहा था, 80 कॉस 25 भी इधर ही लग रहा था और 70 कॉस 25 भी इधर ही लग रहा था। तीनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा था, इसलिए तीनों को ऐड कर देंगे। ऐड करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू आएगी 152.855 न्यूटन। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं वाई एक्सिस पे। तो ऊपर लग रहा था 70 कॉस 50 साइन 50, 80 साइन 50 लग रहा था, और लेकिन नीचे लग रहा था 50 साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 80 कॉस 25 साइन 25 डिग्री 70, और यहाँ पर माइनस माइनस को है क्योंकि सारे दोनों फोर्स ऊपर लग रहे थे, ये वाला नीचे लग रहा था, तो नीचे वाले फोर्स को हम लोग माइनस ले लेंगे। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, समेशन वाई को 52.08 न्यूटन आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, अब यहाँ पर एक्स एक्सिस का पता है हमें फोर्स, वाई एक्सिस का पता है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फोर्स से निकल जाएगा जो हमने बात की थी। ठीक है, वो कितना हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पर देखिए अंडर रूट 152.85 प्लस 52.08 हो जाएगा और रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी हमारी 161.48 न्यूटन। इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे बात कर रहे हैं। दीवार पर लगी एक कील के अक्ष पर 60, ये क्वेश्चन सभी को सॉल्व करना है, इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को दीवार पर लगी एक कील के अक्ष पे एक और 60 डिग्री पर, तो दूसरी ओर 30 डिग्री पर बल 60 न्यूटन और 40 न्यूटन की उससे बंधी डोरियों पर लगे हुए हैं। कील कील पर कुल अक्ष की ओर कुल तनाव बल ज्ञात कीजिए। कील के अक्ष के लंबवत झुकने वाले बल का भी मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फिगर बना रखा है, ये हमने कील बना रखी है। कील क्या लग रही है हमारी, फोर्स कील जो लग रही है वो ये सरफेस पे लग रही है। ठीक है, उस पर एक फोर्स 60 न्यूटन लग रहा है, 30 न्यूटन लग रहा है 60 डिग्री पर और 30 डिग्री पर। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले कंपोनेंट ब्रेक करके और दोनों कील के अक्ष के लंबवत भी फोर्स निकालना पड़ेगा और कील की अक्ष की ओर भी हमें फोर्स निकालना पड़ेगा। आंसर मैंने यहाँ लिख रखा है 64.4 न्यूटन, 64 और 32 न्यूटन, दोनों आंसर को आपको निकालिएगा और इसको सॉल्यूशन पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे लास्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, बलों के स्थानांतरण का सिद्धांत। ठीक है, तो ये क्या होता है, मान लीजिए कोई भी ये बॉडी है। ठीक है, ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पर ये कोई रिजिड बॉडी मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं तो उस बॉडी के हर एक मॉलिक्यूल पर अंदर जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल सब पे फोर्स लगता है, उसको कहते हैं रिजिड बॉडी। तो इस रिजिड बॉडी पे मान लीजिए सरफेस पे कोई फोर्स लग रहा है एफ। ठीक है ना, ये फोर्स लग रहा है एफ और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये इसकी डायरेक्शन है।
तो इसी फोर्स पर अगर कोई फोर्स लग रहा है तो इसी जो क्रिया रेखा है ये क्या होगी, फोर्स की क्रिया रेखा। तो अगर इस पे फोर्स ये लग रहा है किसी बॉडी पे, तो अगर किसी और बिंदु की बात करें, किसी और इस सेंटर का है इसका, ये मान लीजिए जी है, तो यहाँ से लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाएगा इसका पूरा फोर्स का। तो अगर इस पे भी कोई पॉइंट मानेंगे आप, ठीक है ना, तो उस पे भी हम लोग इस लाइन ऑफ एक्शन पे कोई दूसरा पॉइंट भी हम लोग मान सकते हैं, और उस पे भी फोर्स एफ को कंसीडर कर सकते हैं। उसको भी मान सकते हैं कि ए पॉइंट पे भी फोर्स एफ लग रहा है, बी पॉइंट पे भी फोर्स एफ लग रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं, यही हमारा सिद्धांत होता है बलों के स्थानांतरण का सिद्धांत। यदि किसी दृढ़ पिंड पर कोई बल कार्य कर रहा है तो इस बल की क्रिया रेखा किसी अन्य बिंदु पर क्रिया रेखा करता हुआ माना जा सकता है। यह बिंदु उस बल की क्रिया रेखा पर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लो सी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो सेंट्रोइड से इसका क्या हो जाएगा, लाइन कितनी हो जाएगी, यहाँ से फोर्स हो जाएगी एफ। तो अगर इस लाइन पे, ये क्या लाइन ऑफ एक्शन है, इस लाइन ऑफ एक्शन पे अगर कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे कहीं पे भी, तो सब पर फोर्स क्या होगा हमारा, मान लीजिए दो पॉइंट कंसीडर की ए और बी, ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट कंसिडर किया ए और बी, तो दोनों पॉइंट पर भी हम लोग क्या मान सकते हैं कि फोर्स क्या लग रहा है हमारा, सेम लग रहा है। और ये तभी मान सकते हैं जब लाइन ऑफ एक्शन हमारा सेम होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग दूसरे लाइन ऑफ एक्शन पे भी हम लोग मान सकते हैं कि फोर्स सेम है, तो फिर वो दूसरे फोर्स के लिए होगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, या जो भी सब जितने मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं आज, सारे टॉपिक्स में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और चैप्टर 1 से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो हमको बताइएगा, हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर 1 फिनिश होता है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिएगा, और ध्यान रखिएगा जो भी चीज़ें, जो टॉपिक्स मैंने समझाए हैं उसको एज इट इज़ कॉपी पर लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आगे आपको पढ़ने में और समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और अगर कोई भी टॉपिक समझ में ना आए, हमारी पुरानी वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं, दोबारा देख के उसके नोट्स बना लीजिए, जिससे आपको ये टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स इजीली कवर हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू गाइस।